हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अमृत मृत्युंजय की बात सुनकर बीच में बोला, फिर शुरू हो गया इसका केयरिंग होने का नाटक। अपनी बीवी और बच्चों पर ध्यान दो। मेरी बीवी और बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। मेरी बीवी और मेरे बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक है। मेरी बला से तुम बस उन दोनों से दूर रहो। पीताम्बर को जो कब से खरे अमृत की बात सुन रहे थे उसे गुस्से से घूरते हुए बोले, भैया और भाभी चले गए। क्या ये सब मृत्युंजय ने किया था जो तुम ये सब कर रहे हो? क्या भैया और भाभी होते तो वो लोग यही चाहते? अब तक कुछ नहीं हुआ था, अब जैसे ही वो लोग हमारे बीच नहीं है तुम ये सब तमाशा कर रहे हो। पीताम्बर की बात सुन अमृत अपना सर हिलाते हुए, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हो रहा था मेरे मॉम और डैड साथ थे, फैमिली में कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन अब वो नहीं है और मैं सबको नहीं खोना चाहता। इसलिए या तो मृत्युंजय यहाँ से चला जाए या मैं हमेशा के लिए चला जाता हूँ। मृत्युंजय अमृत की बात सुनकर, मैं चला जाऊंगा, जिसे सुन महक हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, आप? जिसकी बात को बीच में काट कर मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़कर, हम साथ रहेंगे। महक मृत्युंजय की बात सुन आंखों में नमी लिए उससे देखने लगी तो सुधांशु महक के पास आकर बोला, दीदी चलो चलते हैं। महक सुधांशु की बात सुन अपना सर नहीं में हिलाते हुए अमृत से बोली, आप ये क्या कह रहे हो भैया? इतना पुराना रिश्ता एक छोटी सी दरार से कैसे टूट सकता है? जिसके जवाब में अमृत महक को देखते हुए, जिस रिश्ते में एक छोटी सी दरार रह जाए उस रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर होता है। महक और मुझे मृत्युंजय के साथ नहीं रहना। शोभित अमृत की बात सुनते हुए मृत्युंजय से, मैं भी चलूंगा आपके साथ। अदिति शोभित की बात सुनकर बोली, हाँ मैं भी चलूंगी और हमारे साथ अद्विक भी चलेगा। विप्लव उन दोनों की बातें सुनकर अदिति से बोला, मैं भी चलूंगा बनी, मुझे नहीं रहना है वहां पर, मैं ब्रो के साथ रहूंगा। रचना उन लोगों की बातें सुनते हुए गुस्से से चिल्लाकर बोली, बस करो तुम लोग, कोई कहीं नहीं जा रहा है, सभी साथ रहेंगे। सब लोगों पर बराबर के दुख का पहाड़ टूटा है ना, तो सभी साथ रहकर इसे सह लेंगे। मृत्युंजय महक के हाथ को छोड़ रचना के हाथ को पकड़ते हुए बोला, आपके मॉम और डैड की जगह पूरी करनी है। अब घर के सारे फैसले मॉम से पहले आपको लेने होंगे। प्लीज चाची, मैं और नहीं रह सकता। इतना कहकर मृत्युंजय महक से बोला, अभी को पकड़ो। फिर शिवांश की तरफ देखते हुए, चलो शिव। समृति मृत्युंजय की बात सुनकर उसके पैरों से लिपटते हुए, डैड मैं भी जाऊंगी आपके साथ। समृति की बात सुन मृत्युंजय की मुठ्ठियां कस गई और घुटनों के बल उसके सामने बैठ उसे गले लगाते हुए, हम मिलते रहेंगे। जिस पर समृति उसके शर्ट को कसकर पकड़ रोते हुए, मुझे आपके साथ जाना है। मेरी छोटी बहन को आप प्यार नहीं करोगे? मृत्युंजय समृति को पीठ को थपथपा, हम हमेशा साथ रहेंगे। अमृत उन लोगों को देखते हुए समृति को अपनी तरफ खींचकर मृत्युंजय से बोला, जाओ यहाँ से, मेरी बेटी को होप देना बंद करो। तुम दोबारा कभी नहीं आओगे और जिस दिन तुम आ गए ना उस दिन मैं हमेशा के लिए सारंग बेला छोड़ दूंगा। मृत्युंजय अमृत की बात सुन उसकी तरफ देखने लगा तो अमृत ने अपना चेहरा फेर लिया, जिसे देख मृत्युंजय उठकर खड़ा हो चित्रांग शोभित विप्लव की तरफ देखते हुए, अमृत की बात को समझने की कोशिश करना, नफरत मत करना उससे। जिसे सुन अमृत उसे घूरते हुए बोला, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम अपना ये वाव होने का दिखावा अपने पास रखो। इतना कहकर अमृत ने अपना चेहरा फेर। मृत्युंजय ने आगे और कुछ नहीं कहा, जिस पर महक अव्यक्त को अपनी गोद में उठा लिया और मृत्युंजय शिवांश के हाथ को पकड़ बिना किसी से कुछ बोले वहां से लिफ्ट की तरफ चला गया। सुधांशु उन लोगों के जाता हुआ देख ध्रुवी से बोला, तुम यहीं रहो, मैं दीदी के साथ जा रहा हूँ। ध्रुवी सुधांशु की बात सुन अपना सर हिला दी तो सुधांशु दीप के साथ उन लोगों के पीछे चला गया। सुधांशु जब नीचे आया तो देखा मृत्युंजय पैदल ही आगे की तरफ जा रहा था, जिसे देख सुधांशु जल्दी से गाड़ी उसके सामने लाकर रोकते हुए बोले, पैदल कहाँ तक जाने का इरादा है? जिसके जवाब में मृत्युंजय ने कुछ नहीं कहा तो सुधांशु गाड़ी से उतर बैक सीट का दरवाजा खोलते हुए बैठी अंदर। मृत्युंजय सुधांशु के पास उसकी तरफ देखने लगा तो सुधांशु उसे अंदर की तरफ धकेलते हुए बोला, अंदर बैठो यार। फिर महक की तरफ देखकर बोला, चलो आप भी बैठो। जिसे सुन महक भी अंदर बैठे तो दीप पैसेंजर सीट पर बैठे हुए शिवांश से बोला, आओ मेरे साथ बैठो। जिसे सुन शिवांश दीप के साथ बैठ गया तो सुधांशु जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, चलो कम से कम इसी बहाने मेरे जीजा जी हमारे घर में रहेंगे। सुधांशु की बात पर मृत्युंजय धीरे से बोला, मैं मुंबई छोड़ने वाला हूँ। मृत्युंजय की बात पर सभी उसकी तरफ देखने लगे, जिस पर मृत्युंजय ने आगे और कुछ नहीं कहा। जिसे देखकर सुधांशु गाड़ी स्टार्ट करते हुए, पहले आप नहा लो, फिर खा लेना, फिर सो जाना, उसके बाद आराम से बताना आपको करना क्या है। ये कहते हुए सुधांशु ने गाड़ी पंचोली हाउस की तरफ भगा दिया। मृत्युंजय के एक हाथ में अभी भी वो अस्थियां थी। उनके जाने के कुछ देर बाद ही वहां पर ऋतिक की गाड़ी आकर रुकी और भागते हुए अंदर, लेकिन उसे अपने पेट में काफी दर्द हो रहा था। ऋतिक रिसेप्शन पर आकर बोला, शारंग फैमिली। जिस पर रिसेप्शनिस्ट उसे ऊपर फ्लोर की तरफ इशारा करते हुए, 5th फ्लोर। जिसे सुन ऋतिक सीधा लिफ्ट की तरफ चलाया। जब उसकी लिफ्ट 5th फ्लोर पर रुकी तो देखा वहां पर घनघोर शांति फैली हुई थी, जिसे देखते हुए ऋतिक को बहुत अजीब लगने और वो आगे बढ़ा तो वहां पूरी शारंग फैमिली बैठे हुए थे, जिनके बीच ऋतिक मृत्युंजय को तलाशने लगा। जब उसकी नजर शोभित पर गई वह जल्दी से उसके पास आकर बोला, बॉस कहाँ है? ऋतिक को वहां देख शोभित हैरान होते हुए बोला,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे जख्म, तुम्हें गोली लगी है? पागल हो गए हो क्या? जिसकी बात को सुनकर इग्नोर करते हुए ऋतिक गुस्से से, कुछ पूछा मैंने तुमसे, कहाँ है वो अमृत? ऋतिक की बात सुनकर बोला, मैंने उसे घर से निकाल दिया। और कुछ सुनना है तुम्हें? ऋतिक अमृत की बात को इग्नोर कर शोभित से फिर बोला, बताओ कहाँ है वो? अमृत ऋतिक के पास आकर बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने कहा मैंने उसे घर से निकाल दिया है और तुम भी मेहरबानी करो और हमारे घर से दूर रहो। ऋतिक अमृत की बात सुन अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम जैसे उल्ले से बात करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे समझे, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। अमृत ऋतिक की बात सुनकर व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, ओह रियली? सच कहा है किसी ने? कुत्ता मालिक को जरूर काटता है, जिसने तुम्हारी मदद की तुम उसे ही आंखें दिखा रहे हो। प्रकृति अमृत की बात सुनकर उसे गुस्से से बोले, तुमने कुछ नहीं किया हमारे लिए, हर वक्त बस मेरे पति को नीचा दिखाते हो, इसलिए यहाँ पर हेल्प की गुंजाइश बिल्कुल मत करो। जो आदमी अपने सगे भाई का ना हो सका वो हमारा क्या होगा? प्रकृति की आवाज़ पर सुन ऋतिक जल्दी से उसके पास आकर उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम्हारी बीवी और बच्चे सब ठीक है। मेरी बीवी की मेहरबानी से और मेरी बीवी जिंदगी और मौत के बीच से वापस आई है, अमृत ने कहा। जिसे सुनकर ऋतिक प्रकृति से बोला, वैशाली? वैशाली ठीक तो है ना? और उसका बेबी? प्रकृति ऋतिक की बात सुन अपना सर हिलाते हुए बोली, वो ठीक है। ये सुन ऋतिक इधर उधर देखते हुए, आलिया कहीं नजर नहीं आ रही? जिस पर प्रकृति उसे वार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोली, बच्चे और आलिया दीदी वहाँ पर है। जिस पर ऋतिक राहत की सांस भर अमृत से बोला, एक बात बोलूं, तुम कभी मृत्युंजय सारंग के पैरों के धूल नहीं बन सकते, क्योंकि वो तुम्हारी तरह कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। अमृत ऋतिक की बात पर गुस्से से उसे घूरने लगा, जिसे इग्नोर कर ऋतिक प्रकृति के हाथ को पकड़ वार्ड के अंदर आ गया। जब दैविक की नज़र ऋतिक पर गई तो वह दौड़ते हुए उसके पास आकर बोला, डैड। संगति भी ऋतिक को देखकर उसके पास भागते हुए आ गए, जिन्हें घुटनों के बल बैठकर ऋतिक ने अपने गले से लगा ली और उन दोनों के गाल पर किस करते हुए बोले, डैड आ गए। जब सोफे पर बैठा विध्वंस बोला, आई वॉन्ट टू गो टू माई मॉम एंड डैड। जिसकी आवाज़ सुन ऋतिक ने सर घुमाकर उसकी तरफ देखा और विध्वंस भी ऋतिक को देखने लगा। ऋतिक दैविक और संगति से अलग हो अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिया। जब उसके कानों में मृत्युंजय की बात गूंजने लगी, बिल्कुल तुम्हारा फोटोकॉपी है उसकी, तुम्हारी तरह काली आंखें, तुम्हारी आंखों के नीचे वाला तिल तुम्हारा पूरा कार्बन कॉपी है, उसके भी पतले होठे बस गुलाबी हैं और तुम्हारे काले हो गए हैं स्मोकिंग के कारण। जिन्हें याद करते हुए ऋतिक विध्वंस के सामने घुटनों के बल बैठ उसके होठों को छूते हुए, हाँ इसके ज़्यादा सुंदर है। ऋतिक के छूने पर विध्वंस ने कोई विरोध नहीं किया और ऋतिक के तिल को छूते हुए बोला, दिस मोल इज लाइक मी। ऋतिक विध्वंस की बात सुन उसके छोटे से हाथ को अपनी हथेलियों में भरते हुए बोला, यू नो हु आई एम? नो, हु आर यू? विध्वंस ने पूछा, जिसके जवाब में ऋतिक उसे देखते हुए बोला, आई एम योर बायोलॉजिकल फादर। जिसे सुन विध्वंस अपना सर नहीं में हिलाते, नो, माई मॉम एंड डैड लिव विथ मी, आई नो देम। विध्वंस की बात सुन ऋतिक कुछ पल चुप रहकर बोले, हैव यू हर्ड अबाउट एडॉप्टेड चिल्ड्रेन? ऋतिक के सवाल पर विध्वंस अपना सर हाँ में हिला दिया तो ऋतिक उसके गाल को खींचते हुए, एग्जैक्टली लाइक डैड एडॉप्टेड पेरेंट्स आर ऑल्सो। ऋतिक की बात पर विध्वंस उसे देखते हुए, यू मीन यू बोथ आर माई रियल पेरेंट्स? विध्वंस की बात पर ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए, यस एंड दे बोथ वेयर योर एडॉप्टेड पेरेंट्स। जिस पर विध्वंस फिर से बोला, सो वेयर यू? ऋतिक विध्वंस की बात पर उसके नाक को खींचते हुए बोला, यू आस्क ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज इट्स माई राइट। विध्वंस ने जवाब दिया। दैविक उन दोनों को बात करता हुआ देखकर कूद रहा था जब ऋतिक विध्वंस को देखते बोला, इफ यू लुक एट मी क्लोजली यू ऑल नो यू लुक लाइक मी, यस दैट्स Why I am surprised I look like you। विध्वंस ने एडमिट करते हुए कहा। ऋतिक की बात पर प्रकृति उसे बोला, तुम्हें नहीं लगता ये मेरे जैसा है? प्रकृति ऋतिक के सवाल पर मुस्कुराते ने, हाँ वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जब मैंने उसे पहली बार देखा ना तब मुझे लगा कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। दैविक उन दोनों की बात को सुनते हुए प्रकृति से बोला, मॉम ये लड़का कौन है और ये डैड को डैड क्यों कह रहा है? संगति दैविक की बात सुनकर उसके सिर पर मारते हुए, बुद्धू वो हमारा बड़ा भाई है। तुमने सुना नहीं था जब डैड ने कहा था वो हमारे लिए बड़ा भाई लेने जा रहे हैं? जिसे सुन दैविक ऋतिक से बोला, मुझे नहीं चाहिए बड़ा भाई। प्रकृति दैविक की बात सुन बोले, दैविक वो तुम्हारा बड़ा भाई है, जैसे तुम मेरे बच्चे हो ना वैसे ही वो भी है। दैविक प्रकृति की बात पर विध्वंस को घूरने लगा। उसे थोड़ी इनसिक्योरिटी हो रही थी कि किसी और के
आ जाने पर उसके मम्मी पापा उससे कम प्यार करेंगे। विध्वंस देवी के घूरती हुई नज़र को साफ महसूस कर पा रहा था जब ऋतिक प्रकृति से बोला, आलिया कहाँ है, पहले तुम बताओ। शेलवन कहाँ है, बिस्तर पर बैठी आलिया ने पूछा, जिसके जवाब पर ऋतिक सर घुमाकर आलिया की तरफ देखकर, ओह तुम यहीं हो, वो बिल्कुल ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। प्रकृति ऋतिक के बाद सुन कन्फ्यूज होते हुए, आंध्र प्रदेश, वो कहाँ, वहाँ क्या कर रहा है, और एक मिनट, तुम वहाँ कहाँ गए थे, और शोभित ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें गोली लगी है। ऋतिक प्रकृति के सवालों पर कुछ पल चुप रहकर बोला, कैसा होगा अगर मैं तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब बेडरूम में दूं। प्रकृति ऋतिक की बात सुन उसे घूरने लगी जब ऋतिक उसे इग्नोर कर आलिया से बोला, तुम ठीक हो ना। आलिया ऋतिक की बात सुनकर सर हिलाते बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि सेलवन वहाँ क्या कर रहा है और वो तुम्हारे साथ आया क्यों नहीं। ऋतिक आलिया के बात सुनकर कुछ कहता उससे पहले भास्कर वहां आते हुए, ऋतिक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भास्कर को वहां देख ऋतिक की आंखें छोटी हो गई, जिस पर प्रकृति ऋतिक से बोले, भैया ने मदद की उन लोगों को जेल पहुंचाने में। किन लोगों को, ऋतिक ने पूछा, जिसके जवाब में भास्कर ऋतिक से बोला, तुम्हारे सो कॉल्ड सिस्टर इन लॉ को। भास्कर की बात पर ऋतिक प्रकृति को बच्चे की तरफ इशारा करते हुए, तुम उनके साथ रहो। इतना कहकर वो उठकर खड़ा हो गया और भास्कर की तरफ देखते हुए बोला, चलकर बातें करें। ये कहते उसके कदम लड़खड़ा गए, जिस पर भास्कर ने उसे कमर से पकड़ लिया तो ऋतिक उसे घूरने लगे, जिसे देख प्रकृति उसके कंधों पर मारते हुए, उन्होंने हेल्प की है और तुम उन्हें इस तरीके से घूर क्यों रहे हो। ऋतिक प्रकृति की बात पर भास्कर से अलग होते हुए बोला, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर ब्रदर एट ऑल। इतना कहकर ऋतिक वार्ड से बाहर की तरफ चला गया। जब उसकी नज़र अमृत पर गई उसने अपनी निगाहें फेर ली और भास्कर से बोला, क्या बात करनी थी। जिसके जवाब में भास्कर ऋतिक को घूरते हुए बोला, तुम्हारा बाप ये सब क्यों करवा रहा है। करवा रहा था, अब नहीं करवाएगा, क्योंकि मैंने उसे शमशान भेज दिया। ऋतिक ने जवाब दिया, जिसे सुन भास्कर हैरानी से उसे देख, कैसे बेटे हो तुम। वो कैसा बाप था जो अपने बेटे को दर्द दे रहा था, ऋतिक ने पूछा। जिस पर भास्कर हिचकिचाते हुए बोले, लेकिन वो हमारे पेरेंट्स है। मेरा बाप उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मेरी माँ को धोखा दिया, लेकिन अभी तक उसे जिंदा छोड़ा था, क्योंकि मैं अनाथ नहीं होना चाहता था। लेकिन अब वो मर चुका है, इसलिए फ्री के लेक्चर मत दो। ऋतिक ने भास्कर को घूरते हुए कहा, जिसे देखकर भास्कर एक गहरी सांस भर कर बोला, राजवीर की एजेंसी काफ़ी दिनों से धनराज पर नज़र रख रही थी। उसने एक स्पाई हायर किया था जिसने उनकी काफ़ी सारी तस्वीरें खींची। इसी के दम पर मैंने उसे अरेस्ट करवाया है, लेकिन तुम्हारी बहन अभी भी बाहर है। भास्कर की बात सुन ऋतिक उसे देखते हुए बोला, और विध्वंस का क्या, वो प्रकृति के पास कैसे पहुंचा। जिस पर भास्कर अपना सर नहीं में हिलाते बोला, हम लोगों ने एयरपोर्ट में उसी की हम उम्र का बच्चा देखा था, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ और हम उसे नहीं पहचानते थे। लेकिन जब फार्म हाउस में ब्लास्ट हुआ था तब मृत्युंजय के बेटे ने विध्वंस को पकड़ रखा था। इसका मतलब यही है कि वो लोग किसी डुप्लीकेट को लेकर जा रहे थे और उनका असली मकसद था विध्वंस को जान से मार देना। भास्कर की बात सुन ऋतिक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, लवण्या गुस्से में पागल हो जाती है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो कुछ भी करती है गुस्से में। भास्कर ऋतिक के मुस्कान को देखते हुए, लेकिन उन लोगों ने विध्वंस को तुम लोगों से दूर किया ताकि वो लोग उसे अपना बेटा बनाकर रख सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं। लवण्या मुझसे नफरत करती है और जो कुछ भी नाटक था सिर्फ तब तक के लिए जब तक विध्वंस पूरी तरीके से उनके प्यार में पागल ना हो जाता और सारी वसीयत के प्रॉपर्टी वो लोग अपने नाम करवा लेते। उसके बाद या तो विध्वंस को मार देते या उसे पागल कर देते, ऋतिक ने जवाब दिया। जिसे सुनकर भास्कर के रोंगटे खड़े हो गए। ये देखकर ऋतिक अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम कब से इतने शरीफ हो गए। भास्कर ऋतिक की बात को इग्नोर करते हुए, और तुम्हारे चाचा जी का क्या। सत्या के जिक्र पर ऋतिक कुछ पल चुप रहकर बोला, सोच रहा था पूरे ओबराय इसको ही खत्म कर दूं, बहुत झंझट है। ये कहते हुए ऋतिक का माथा ठनकर वो कुछ कहता उससे पहले उसकी आंखें के सामने अंधेरापन सा छा गया और सीधा भास्कर के ऊपर ही गिर गया। ये देखकर भास्कर घबरा गया और उसे पकड़ते हुए बोला, ऋतिक तुम्हें क्या हुआ। ये कहते हुए भास्कर को अपने हाथ में गीलापन सा महसूस हुआ तो उसने देखा उसके हाथ में खून लगा हुआ था। ये देखकर भास्कर का दिमाग ब्लैंक हो गया और जोर से चिल्लाया, डॉक्टर। रात का वक्त जल रही चिताओं के बीच मृत्युंजय अकेला रोते हुए खड़ा था जब पीछे से किसी ने उसके सिर पर रड से मारा, जिससे मृत्युंजय घुटने का बल बैठ गया और उसके सिर से खून आने। तो महक उसके सामने खड़ी रोते हुए मृत्युंजय से बोली, आज आपके कारण मैं अकेली रह गई, आप झूठे हो, मुझे नहीं रहना आपके साथ। ये कहते हुए महक वहाँ से रोते हुए चली गई तो मृत्युंजय अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, महक रुक जाओ, मेरी बात सुनो। ये कहते हुए मृत्युंजय उठने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा कर फिर गिर गया। जब एकदम से वह नींद
नींद से जागा और इधर उधर देखने लगा तो वो बिस्तर पर अकेले सो रहा था और कमरे में कोई नहीं था। जिसे देख मृत्युंजय ने खिड़की की तरफ देखा तो रात हो चुकी थी। ये देखते हुए मृत्युंजय बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर आते हुए चिल्लाया, महक महक कहाँ हो तुम। महक जो लिविंग हॉल में नीरू और ज्योति के साथ बैठी हुई थी, मृत्युंजय के चिल्लाने पर उसकी तरफ देखते हुए क्या हुआ ये कहते हुए महक सीढ़ियों की तरफ चली आई तो मृत्युंजय दौड़ते हुए नीचे आकर महक को कसकर गले लगा लिया और उसे अपनी बाहों में भरते समेटते हुए बोला, मत छोड़ना मुझे प्लीज। जिसे सुन महक उसके पीठ को थपथपाते हुए, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी, मुझे मरना नहीं है। नीरू महक की बात सुन नाराजगी से बोली, महक ऐसी बातें नहीं करते, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। जब मृत्युंजय अपने सिर पर हाथ रखते हुए महक से बोले, बहुत दर्द कर रहा है। नीरू मृत्युंजय की बात पर बोले, आकर यहाँ पर बैठो, मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। आपको बहुत तेज बुखार था इसलिए गाड़ी में ही बेहोश हो गए थे, हम लोग तो घबरा गए थे, डॉक्टर ने आकर आपको इंजेक्शन दिया। मृत्युंजय नीरू की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे कुछ याद नहीं है, हॉस्पिटल से आया, सुधांशु ने गाड़ी में बैठने को कहा, फिर कुछ याद नहीं। जिस पर सुधांशु नीचे आते हुए बोले, याद करने की जरूरत भी नहीं है, सब एक सपना की तरह था। मुझे पता है जो कुछ भी हुआ उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा मत सोचिए, डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है। जिसकी बात सुन मृत्युंजय नहीं मैं अपना सिर हिला दिया तो सुधांशु उसके पास आकर, यार जीजू इतने चुप मत रहो यार, मज़ा नहीं आ रहा, मुझसे लड़ो मुझसे। नीरू सुधांशु के बाद उसे डांटते, सिद्धू वो परेशान है ना, उसे और क्यों परेशान कर रहे हो, जाओ ध्रुवी की मदद करो खाना बनाने में। सुधांशु नीरू के बात पर मुंह बनाते हुए किचन की तरफ जाने, फिर रुककर मृत्युंजय के पास आकर बोला, आप क्या खाओगे, भेजा फ्राई। मृत्युंजय सुधांशु के पास अपना सर नहीं में हिलाकर, मुझे भूख नहीं है। जिसे सुधांशु थे तेज आवाज में बोला, शिव अभी साध्वी अंश देखो क्या कर रहे हैं, इनको खाना नहीं खाना है। सुधांशु के बाद मृत्युंजय उसे देखते बोला, सुधांशु मुझे फोर्स मत करो, मुझे नहीं खाना। जब ध्रुवी गर्मा गर्म सूप लेकर वहाँ आते हुए मृत्युंजय से, लेकिन मेडिसिन के लिए सूप तो पीना ही होगा वरना आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर बत्रा ने कहा है कि आपको टाइम टू टाइम मेडिसिन की ज़रूरत है। जिसे सुन मृत्युंजय ध्रुवी से बोला, तुम तो हॉस्पिटल में थी, वहाँ पर सब कैसा था। मृत्युंजय के सवाल पर ध्रुवी उसके सामने बाउल रखते हुए बोली, मैं शाम को ही वापस आई, तब सब कुछ ठीक था, वैशाली भाभी बेहोश थी, मेरे ख्याल से अब उन्हें होश आ गया होगा। जिस पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए, और उसकी बेटी वो कैसी है। जिसके जवाब में वो ध्रुवी अपना सर नहीं में हिलाते हुए, मैंने नहीं देखा है, इनफैक्ट किसी ने नहीं देखा है, डॉक्टर ने बच्ची को NICU में रखा है। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सर हिला दिया। जब साध्वी दौड़ते हुए जाकर मृत्युंजय के पैर पर मारकर बोली, धब्बा। सुधांशु साध्वी की हरकत पर बोला, ये क्या था। जिस पर साध्वी मुस्कुराते हुए सुधांशु से बोली, प्ले। जब वहाँ पर एकांश भी दौड़ते हुए आ गया और साध्वी के बाल को खींचते हुए मृत्युंजय से बोला, मारा इसने आपको। मृत्युंजय एकांश को साध्वी से दूर, अंश वो छोटी बहन है ना। साध्वी मुंह बनाकर मृत्युंजय के गले लगते हुए बोली, मामू अंश गंदा। ये देखकर एकांश उसे पीटने के लिए फिर से आ गए तो अव्यक्त आकर एकांश को पकड़ते हुए बोला, चुप, कल से फिर स्कूल जाओगे। जब वहाँ पर शिवांश भी चला आया, जिसके साथ दीपांजलि भी आ गई थी, क्योंकि दीप ज्योति और दीपांजलि दीपक को लेकर वहीं आ गया था। मृत्युंजय शिवांश को देखते हुए सुधांशु से बोला, तुम मेरा एक काम करोगे। जिससे सुधांशु अपना सर हिलाते हुए बोला, हाँ एक क्यों, मैं हर काम करूँगा, बताओ। जिस पर मृत्युंजय अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, सिंपल सा काम है, मैंने फैसला लिया है कि शिव और अभी अपनी आगे की पढ़ाई USA में करेंगे, उनके जाने की तैयारी करो। मृत्युंजय के बाद सुन शिवांश हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, व्हाट, मैं नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।